एक बच्चा अगर नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो बच्चे पे चीज़ें हैं, ठीक है, अपने बच्चों की थेरेपी दो। अगर कोई बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं तो बच्चे को सेशन में बिठा दो। बट नाउ आई फील इट्स मोर पेरेंट फोकस्ड नाउ। देखिए, चीखना चिल्लाना टॉडलर है, वो करेगा, हिटिंग वो करेंगे, लेकिन एज अ पेरेंट यू नीड टू बी अवेयर कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपने 1 घंटे का स्क्रीन टाइम बोला हुआ है, आप देख रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चा नहीं रो रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि एडिक्शन मुझे फील हो रहा है कि बच्चा डिपेंडेंसी ऑन स्क्रीन आ रहा है, ऑफ करते ही बहुत चीखना चिल्लाना होता है, तो फिर एक रूल बना लीजिए 20-20-20 का। ओवर स्केड्यूलिंग बहुत कॉमन हो गई है क्योंकि इतनी चीज़ें आ गई है ना, तो पेरेंट्स को लगता है कि सब चीज़ों में एनरोल करें, हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। सो उसमें मेक श्योर कि एक दिन में एक एक्स्ट्रा क्लास है, उससे ज़्यादा नहीं है। जैसे प्रिवेसी बोलते हैं, बच्चे प्रिवेसी चाहिए, इट्स माई फ़ोन, आप चेक नहीं कर सकते। नो, मैं चेक कर सकती हूँ क्योंकि आप अभी भी बच्चे हो, राइट? टिल 18 आई हैव ऑल द राइट्स टू डू दैट एंड आई एम डूइंग दैट टू प्रोटेक्ट यू, नॉट बिकॉज आई डाउट यू बट बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि सोशल मीडिया पे जो एक आ रही है चीज़, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ। उनको लगता है कि यही लाइफ ट्रू है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स एफर्ट तो 100% डाल रहे हैं, पर ऐसी जगह पे डाल रहे होते हैं जहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि उनके पास टेक्निक्स नहीं है। सो आई फील देयर इज नो गुड और बैड पेरेंट, बट डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज बी अ बेटर पेरेंट। अगर आपको एंड ऑफ द डे बच्चे के साथ सिर्फ 15 मिनट्स भी स्पेंड करने को मिल रहे हैं, मेक दोज 15 मिनट्स काउंट, पुट योर फोन्स अवे, स्क्रीन्स अवे, ऑफिस वर्क, स्ट्रेस डिस्कशंस अवे। दोज 15 मिनट्स शुड बी पावर पैक्ड 15 मिनट्स दैट यू आर विद देम, प्लेइंग, doing things what they want to do with you। 1 year की एज तक बच्चे के 10 वर्ड्स निकलने चाहिए। अगर वो 10 वर्ड्स नहीं आ रहे, जनरली लोग क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, पापा ने लेट बोला है तो बच्चा लेट बोलेगा। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स गो, क्योंकि कभी कभी जितना लेट आइडेंटिफाई होता है इंटरवेंशन, उतना टफ हो जाता है। Hi Samiksha, welcome to Talking Through. थैंक यू। I mean, we've always wanted to invite a parenting coach to the podcast, and thank you for coming because it's something that we feel is important, and we would like to know more about it. Yes, I'm excited. Same here. Before we do anything else or ask you anything else, just tell us a little bit about your journey so far. Okay, so प्रोफेशनली आई थिंक साइकोलॉजी वॉज समथिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट क्लास 9th से डेवलप हो गया था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट बायोलॉजी, टू बी स्पेसिफिक, ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वर लाइक नॉट माई कप ऑफ टी। एंड वहाँ से मुझे लगा कुछ करना है जिसमें मैं ब्रेन के बारे में पढ़ सकूँ। तो वहाँ करियर काउंसलिंग होती है, तो मुझे बोला गया कि सी देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर यू, यू कैन गो फॉर सोशल वर्क और यू कैन गो फॉर साइकोलॉजी। सो आई ऑप्टेड फॉर साइकोलॉजी। उसी टाइम मेरे स्कूल में साइकोलॉजी 11th-12th में इंट्रोड्यूस हुआ था, सो 11th में साइकोलॉजी लिया, बट आई वॉज मोर इनटू क्लिनिकल वर्क, एडल्ट स्पेसिफिकली। सो ग्रेजुएशन की, वहीं से मैंने रिहैब सेटअप्स में इंटर्नशिप बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था क्योंकि इंटरेस्ट था। तो सब कुछ अच्छी जर्नी चल रही थी। मास्टर्स भी क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग में किया। उसके बाद मेरी जो जॉब लगी, आई लैंडेड अप इन एक MNC है, उस MNC के बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स हैं हु वर्क फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। सो वहाँ मैं एज अ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट की तरह उन्होंने मुझे हायर किया। अब थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा था मैं 1 year यहाँ काम कर लूँगी, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आई विल चेंज, आई विल गो बैक टू वर्किंग विद अडल्ट्स, क्योंकि वो मुझे लगता था मेरा एक्सपर्टीज़ है। लेकिन मैंने जब काम स्टार्ट किया, देयर वाज सो मच टू लर्न। बहुत बड़ा एरिया था जो अनएक्सप्लोर्ड था फॉर मी। वहाँ मुझे मज़ा भी आता था, लाइक इट वाज नॉट, मुझे लगता है कि मैं बाकी लोगों से बात करती थी, उनके लिए काम हमेशा एक होता था कि जॉब पे जा रहे हैं, आज जाना है, बट मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी। तो मुझे लगता था यार दिस इज समथिंग जो मुझे करना है आगे भी, मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। सो वहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्या क्या एरियाज़ होते हैं, पेरेंट्स से बात करते थे। थेरेपी में भी बहुत बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है दिस इज समथिंग जहाँ आप लर्निंग आपकी रुकती नहीं है। तो वो मुझे इंटरेस्ट आया उसमें। देन केम 2021, जब थेरेपी, क्योंकि थेरेपी इज समथिंग जो ऑफलाइन ही हो सकती है, ऑनलाइन तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सो 2021 एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ बोला कि अब ऑनलाइन करना है। वहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि थेरेपी मैं अपने जो बच्चा है, क्लाइंट है, उसको सिर्फ 1 घंटे की दे सकती हूँ। उस 1 घंटे में उसका पूरा बिहेवियर या जिस पे आप काम कर रहे हो, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे थे, कुछ मिरेकल नहीं हो सकता। यू नीड टू ट्रेन द पेरेंट जो बच्चे के साथ 24 घंटे रहते हैं।
वहाँ से मुझे थोड़ा पेरेंट ट्रेनिंग की वैल्यू समझ में आई। और मैं अपनी थेरेपी में कोशिश करती थी कि मैं पेरेंट्स को टेक्निक्स ज़्यादा समझाऊँ, कि इंस्टेड मैं बैठ के बताऊँ अभी ऐसे करो ऐसे करो, मैं उनको टेक्निक समझाती थी, बोलती थी ना यू डिज़ाइन द एक्टिविटीज़। तो वहाँ मुझे लगा पेरेंट एम्पावरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आई कंसीव ट्विंस, एक बहुत ही बड़ा चेंज आया लाइफ में। जब ट्विंस हुए 1 ईयर निकला तो मुझे ये भी समझ में आया कि पेरेंटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट द चाइल्ड, इट्स मोस्टली अबाउट यू, योर बेसिकली योर पास्ट, आपने अपने स्ट्रेसर्स को कैसे हील किया है, बिकॉज इट्स गोइंग टू कम अप विद हाउ यू आर रेजिंग योर चाइल्ड, आप उनसे कैसे डील कर रहे हैं। सो वहाँ इट वॉज अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि देर इज़ अ गैप बिटवीन, जो हम जैसे थेरेपी दे रही हूँ, अगर मैं एक बच्चे के बिहेवियर पे काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ बिहेवियर उस बच्चे के साथ काम करके बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, हाउ द पेरेंट इज रिस्पॉन्डिंग, कनेक्टिंग विद द चाइल्ड, ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। So I did a course and I became a certified parenting expert. I was already into child development and psychology. And वहाँ से I started training parents specifically. तब तक मैं therapy centers में I was also doing the therapy part, but this was appealing me more. So gradually वो होता गया and I landed up being a proper parenting expert with child development. एंड देन जब मेरा पोस्टपार्टम फेज था तो उसमें मुझे थोड़ा सा ना ये रियलाइज़ हुआ कि मदर्स आर जनरली लोनली, वर्किंग मदर हैं या फिर स्टे एट होम मॉम्स हैं, देयर स्ट्रगल इज समथिंग जो निकल के नहीं आती, दिखती नहीं है। तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत है। तो आई क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, अभी उसमें 70-80 ऑड पेरेंट्स हैं एंड वी जनरली डिस्कस टिप्स, डिस्कस होती हैं, किसी की स्ट्रगल डिस्कस होती है, वी कीप ऑन डूइंग सम वेबिनार्स ऑन इन्फॉर्मेशन जो कॉमन टॉडलर रिलेटेड इशूज़ होते हैं उन पे। सो वहाँ मैंने एक कम्युनिटी बनाई थी, इधर मैं थोड़ा सा पेरेंट ट्रेनिंग पे काम करना स्टार्ट कर दिया। देन आई मीन इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोविड के बाद से सब कुछ बहुत डिजिटली फास्ट पेस पे मूव कर रही हैं चीज़ें, सो थोड़ा अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पे काम करना स्टार्ट किया। या And you've been doing this for 10 years, right? Yeah. So being with the children specifically. Specifically. So आपने evolution भी देखा होगा ना 10 साल में, Yeah. कैसे parenting change हुई है in the last Yeah. 10 years, Yeah. which is also obviously, you know, is affected by many other things externally. Correct. So आप बताइए उसके बारे में कुछ। So I feel कि मैंने वो 10 years में पेरेंट्स में भी चेंज देखा और खुद की अप्रोच में भी चेंज देखा। पहले ना मुझे लगता है कि इट वॉज मोर अबाउट द चाइल्ड। बच्चे में अगर एक बच्चा अगर नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो बच्चे पे चीज़ें हैं, ठीक है, आपने बच्चों की थेरेपी दो। अगर कोई बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं तो बच्चे को सेशन में बिठा दो, हफ्ते में 10 सेशन करो, इतने करो, सब कुछ बच्चे पे होता था। बट नाउ आई फील आप वैसे भी सब जगह जनरली भी देखोगे तो इट्स मोर पेरेंट फोकस्ड नाउ। पेरेंटिंग पे कैसे वो डील कर रहे हैं बच्चों से, उनकी अप्रोच क्या है, इट्स ऑल अबाउट पेरेंट ट्रेनिंग। आज अब जो ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज पेरेंट्स आर मोर अवेयर कि उनके एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बच्चों पे। सो आई थिंक वो जो एक शिफ्ट आया ना कि फ्रॉम चाइल्ड फोकस्ड सेशंस टू पेरेंट फोकस्ड सेशंस, वो शिफ्ट की वजह से बहुत मुझे पॉजिटिव चेंजेस बेसिकली बच्चों में दिखे हैं। अच्छा, एंड देन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लाइक what kind of training is it? Like आप सिखाते क्या हो? Like top 2-3 things that you teach them. So 3 things I think जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं वो होते हैं बिहेवियर इश्यूज, स्क्रीन टाइम, बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्टेड है, थर्ड वुड बी खाना नहीं खाता। ये 3 ना कॉमन, बहुत ही कॉमन इन चीज़ों पे आते हैं, क्योंकि मेरा नीश है टॉडलर्स। मैं बच्चों पे स्पेसिफिकली 5 साल तक के बच्चों पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो उसमें जब आते हैं तो ये 3 चीज़ें आती हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये इश्यूज, अगर हम बिहेवियरल इश्यूज मान लें तो बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं तो टेम्पर आ रहा है, टेम्पर टैंट्रम्स हैं, मेल्टडाउन्स हैं, या फिर बच्चे को अटेंशन क्रेव कर रहा है इसलिए हो रहा है। सो एक तो अंडरलाइन प्रॉब्लम इश्यूज को डिस्कवर करना कि किस वजह से ये बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स को वो टेक्निक सिखाना कि आपने कैसे बच्चों से बात करना स्टार्ट करना है, उन्हें कैसे वैलिडेट करना है, एक्नॉलेज करना है। और जनरली आप घरों में देखेंगे कि अभी भी पनिशमेंट इज़ मोर वैल्यूड दैन कॉन्सिक्वेंसेस, तो वहाँ सिखाना कि पनिशमेंट से नहीं होगा कुछ, कॉन्सिक्वेंसेस पे कैसे काम करना है। तो ये बिहेवियर पे हम इस तरह से काम करते हैं। देन कम्स टू स्क्रीन एडिक्शन, क्योंकि बच्चों को बहुत अर्ली एज से
आसपास स्क्रीन्स दिख जाती हैं, अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्जांपल आईपैड्स, फोन्स, टीवीज, ये बहुत ईजिली अवेलेबल है आसपास. तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उनको डिप्राइव नहीं रख सकते. सो यू नीड टू बी. तो अब क्या होता है वहाँ पे, वो कैसे स्क्रीन टाइम से स्क्रीन एडिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है. पेरेंट्स आते हैं मेरे पास तब जब बच्चे के हाथ में कांस्टेंट फ़ोन दिखता है. फ़ोन हटाने से बहुत गंदे टैंट्रम्स आ रहे हैं. देयर वाज अ केस जिसमें मदर ने बताया कि मैं जब भी उससे फ़ोन लेती हूँ वो इतना रोता है कि उल्टी कर देता है, वॉमिट हो जाती है. तो यू नो स्क्रीन एडिक्शन इज़ समथिंग वेरी सीरियस, जो इनिशियल स्टेज में पेरेंट्स नहीं समझ पाते, बट देन लेटर ऑन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका. तो वहाँ पे उसको कैसे उस पर काम करना है, पूरी फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करना है इसमें, हम इन चीज़ों पे काम करते हैं. ईटिंग हैबिट्स में अगेन थोड़ा सा बच्चों को ये सिखाया, शुरू से हमारे अंदर ही डाला गया है कि फूड को ऑफकोर्स रिस्पेक्ट करनी है. तो जितना आपकी प्लेट पे रखा आपको सारा ख़त्म करना है ना. हम भी यही सोच के जो भी रखा आपको खाना है और जितना रखा ख़त्म करना है. तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन पीछे चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से फूड हैबिट्स बहुत हेल्दी नहीं डेवलप हुई. आप आज भी देखेंगे तो बहुत हेल्दी अगर फूड ऑप्शंस हमारे सामने रखे जाएं और एक तरफ पिज्ज़ा बर्गर रखा जाए तो आपका हाथ पिज्ज़ा की स्लाइस की तरफ जाएगा, ना कि तोरी लौकी की तरफ, राइट. तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फ्लेवर की वजह से, वो इसलिए है क्योंकि हमने पिज्ज़ा बर्गर हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पे खाए हैं, तो हमारे दिमाग में है कि ये स्पेशल है, राइट. लौकी तोरी हमने रेगुलर खाई है, तो हमें हमेशा वैल्यू दी जाती है मीठे को, जंक को, कि कुछ आज अच्छा है तो हम ये कर रहे हैं. सो वो चीज़ों को, उसको वैल्यू कैसे उसकी कम करनी है, जंक की, मीठे की, और कैसे होम कुक्ड फूड की वैल्यू बढ़ानी है बच्चों के सामने. उन्हें प्रेशराइज नहीं करना और उन्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, बिकॉज वो खुद बच्चे हैं, कि कितनी भूख लगी है, क्या पोर्शन खिलाना है. ये सारी चीज़ों में पेरेंट को हम ट्रेन करते हैं कि किस तरह से उनका गोल हमने पूरा करना है. I want to just double click on these three things a little bit. क्योंकि जनरली सुनने में आता है जब बच्चा कोई जिद करता है या थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है, तो रिस्पॉन्स ये होता है पेरेंट्स का या जनरल सोसाइटी का कि बच्चा है, राइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग दैट दिस किड नीड्स सम हेल्प एंड जस्ट बच्चा है? सी, जहाँ पे भी एक सिंपल सी लाइन होती है, जहाँ पे भी आपकी फंक्शनैलिटी इम्पेयर हो रही है, वो चीज़ डिसऑर्डर हो जाती है ना. बट बच्चों के केस में ये चीज़ हम बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. यू डोंट हैव टू वेट टिल इम्पेयरमेंट, फंक्शनैलिटी इम्पेयरमेंट तक का वेट नहीं करिए. जहाँ पे भी आपको वार्निंग साइंस दिख रहे हैं. अब अगर हम बिहेवियर इश्यूज़ की बात करें, देखिए चीखना चिल्लाना टॉडलर है, वो करेगा. हिटिंग वो करेंगे, लेकिन एज अ पेरेंट यू नीड टू बी अवेयर कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 या 2 पेरेंटिंग कोचिंग सेशंस में आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरह के अगर बिहेवियर्स आ रहे हैं तो उसमें आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेस से उस बच्चे का बिहेवियर जो आगे जाके रहने वाला है, होने वाला है, वो इफेक्ट होगा. अगर आज मैंने अपने बच्चे के चीखने पे, चिल्लाने पे, हिटिंग करने पे बहुत लाउड रिएक्शन दे दिया, तो अब बच्चे ने क्या सीखा कि इससे मुझे बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है फैमिली से. तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मान लो, डांट लो, पनिशमेंट दे दो, टॉयज ले लो, वो चीज़ नहीं हटेगी, क्योंकि अनकॉन्शियसली उसको ये पता चल चुका है, अंदर गड़ रहा है कि लाउड रिएक्शंस मिल रहे हैं, राइट. सो इसमें शुरू में जब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जो आपको लगता है कि ये बिहेवियर मुझे कहीं ना कहीं बॉदर कर रहा है, तो 110% गो टू अ कोच और अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज सी इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं. एक बच्चा रो रहा है या एक बच्चे का कोई भी बिहेवियर है, ईटिंग इश्यूज हो गए, स्क्रीन टाइम हो गया, इफ इट्स अफेक्टिंग यू, या तो प्रॉब्लम है कि मतलब वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है इसीलिए अफेक्ट कर रही है, और इट इज़ समथिंग विद इन यू जिसकी वजह से आपको उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो रहा है. एंड इफ इट इज़ समथिंग विद इन यू, दैट मीन्स कि वी नीड टू वर्क ऑन यू एज अ पर्सन, एज अ पेरेंट, क्योंकि हमारे भी जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं या जिस तरह से हम रेज किए गए हैं, कभी कभी वो हमारी पेरेंटिंग, कभी कभी क्या, इनफैक्ट आई फील कि वो हमारी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करता है. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल. Right. And about, say, screen time, the reality is that screens are everywhere, Yeah. right? Even if you don't have them at home, they're going to be outside. Yeah. Right? So how do you turn this into a little positive? इसमें कुछ positive है क्या? पॉजिटिव, एक तो आई फील कि अगर रेगुलेटेड हो, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बिकॉज किड्स आर, अभी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है. जैसे कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे बच्चों के पास कहीं जाने को कुछ नहीं था, सो स्क्रीन वॉज समथिंग.
कि अगर आप एक मिनिमल उसमें यूज़ करें तो इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट एंड एडुकेशन वाइज भी आप देखें तो इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं. तो आई फील इट्स गुड इफ़ रेगुलेटेड. बाकी अगर आपको लगता है स्क्रीन टाइम के बाद बच्चे बहुत क्रैंकी हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है बच्चे के साथ, तो उसके लिए मैं एक रूल बोलती हूँ जनरली 20 मिनट स्क्रीन, 20 मिनट ब्रेक, 20 मिनट स्क्रीन. अगर आपने बच्चे को कुछ एपिसोड भी दिखाना है, अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत जल्दी रोने लगता है, अगर आपने 1 घंटे का स्क्रीन टाइम बोला हुआ है, आप देख रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चा नहीं रो रहा, कोई बात नहीं. लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि एडिक्शन मुझे फील हो रहा है कि बच्चा डिपेंडेंसी ऑन स्क्रीन आ रहा है, ऑफ करते ही बहुत चीखना चिल्लाना होता है, तो फिर एक रूल बना लीजिए 20-20-20 का. 20 मिनट स्क्रीन दिखाइए, 20 मिनट का ब्रेक, कुछ भी करो, फिर 20 मिनट दोबारा स्क्रीन एंड खत्म. सो टॉडलर फेज में आई फील 40 मिनट्स इज़ इनफ. उससे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी आपको अगर आप स्क्रीन देखें तो वो देखते ही हैं. आपके फ़ोन में कोई वीडियो देख ली, अदरवाइज कहीं गए हैं तो हर जगह स्क्रीन्स लगे ही होते हैं, तो वो दिखते ही हैं अपने आसपास. सो स्पेसिफाइड अगर आपने बच्चे को कुछ प्रोग्राम्स दिखाने हैं, सो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट इट. And sometimes, kids develop these habits of eating packaged or junk food, especially when they, start going to school or, because everything is so easily available these days. So, उसको कैसे पॉजिटिवली कंट्रोल कैसे करना चाहिए और रिप्लेसमेंट क्या है उसका फॉर फूड. राइट. सो एज आई सेड कि हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जो हमारा फूड के साथ रिलेशनशिप बनता है ना, वो अर्ली ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है. कि जब आप अपने बच्चे की प्लेट में खाना रख रहे हैं तो आपने डिज़र्ट भी उसी के साथ रखी है. बाद में नहीं दें कि पहले खाना फिनिश करो फिर ये मिलेगी. तो बच्चे के माइंड में क्या आता है कि ये जो खाना है ये टॉर्चर है, मैं ये ख़त्म करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ये डिज़र्ट. बट जब आप खाने को साथ में ही रख के देते हो, सो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर मील, राइट. उसको एक स्पेशल वैल्यू नहीं मिली, इवन इफ दे लाइक इट मोर, सो इट वोंट बी अ वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर देम. सेकेंड थिंग इज़ ऑलवेज, जैसे मैंने बोला कि हेल्दी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्लेट पे खाना रखा है लेकिन बच्चे ने बोला आज मेरा मन नहीं है, तो रिस्पेक्ट इट. फोर्स नहीं करना कि नहीं यू हैव टू फिनिश इट, या एक बार ट्राई तो करके देखो बहुत अच्छा बना है. सो वो नहीं करना, क्योंकि जब बच्चे को लगेगा कि मेरे सामने जो खाना रखा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन बॉडी एंड मेरे सामने क्या आ रहा है मुझे खाना है, तो आई फील कि वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा फील करेंगे, दे विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजन. फिर हम बात करते हैं कि वेजिटेबल्स के साथ कैसे, कि अच्छे खाने के साथ डेवलप कैसे करवाएं उनका. तो उसमें आई फील कि इंस्टेड हम बताएं कि जंक बुरा है, ट्राई एंड गिव देम मोर इन्फॉर्मेशन अराउंड वेजिटेबल्स में क्या अच्छी है. जैसे अगर आप कैरेट खा रहे हो तो कैरेट्स आपकी आइज़ को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, या फिर कोई और वेजिटेबल, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल बना रहे हो, पता है हमारी बॉडी में आयरन इंक्रीज हो रहा है, हम बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे इसके बाद. सो हाउ थिंग्स बच्चों कैसे परसीव कर रहे हैं सब्जियों को, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए रादर देन कि जंक कैसे आपको स्पॉइल करेगा. राइट. एंड हम लोग वो स्क्रीन टाइम के बारे में बात कर रहे थे ना, एंड देयर इज अनदर थिंग व्हिच व्हेन किड्स go to school, they are enrolled in different kinds of classes, Right. painting classes, Right. skating classes, football classes, etc. And sometimes they don't have like time to free play, right? So how should we make sure that they have some time to free play? या ओवर स्केड्यूलिंग बहुत कॉमन हो गई है. क्योंकि इतनी चीज़ें आ गई है ना, तो पेरेंट्स को लगता है कि सब चीज़ों में एनरोल करें, हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए. सो उसमें मेक श्योर कि एक दिन में एक एक्स्ट्रा क्लास है, उससे ज़्यादा नहीं. अगर हम 6 साल तक के बच्चे की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर है तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि आफ्टर स्कूल 1 और 2 क्लासेस आर ओके, बट टिल 10 और 12 ईयर ओल्ड बहुत ओवर पैक नहीं करना है. सी इफ़ अ चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड ग्रेट, बट कैसे पता चलेगा आपको कि इंटरेस्टेड नहीं है या बहुत ओवर स्टिमुलेट हो रहा है, बच्चा थक रहा है, वुड बी हर जगह जाने से पहले वो क्रैंकी होगा. डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, स्पेशली टॉडलर्स के साथ होते हैं, 5 साल तक के बच्चे हो सकता है डायरेक्टली नहीं बोले कि क्लास नहीं जाना, बट दे आर मोस्टली टायर्ड, आपको हर जगह ड्रैग करना पड़ रहा है, वो बहाने से लेट होना स्टार्ट कर देते हैं. तो दीज आर ऑल द साइंस कि बच्चा ओवर स्टिमुलेट हो रहा है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है क्लासेस में. तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक टैब लगाना है कि मैंने एक दिन में बच्चे की एक क्लास रखनी है आफ्टर स्कूल, और वो भी कंपल्शन नहीं है कि आपको करना ही करना है. सी दैट इज समथिंग बिकॉज यू एज अ पेरेंट वांट योर चाइल्ड टू डू. बच्चे के लिए वो कंपल्शन नहीं है, राइट. सो दैट इज समथिंग जो आपको एक कहीं पे तो डेडलाइन बना के रखनी है कि इससे ऊपर मैं उसको नहीं डालूंगी, प्रेशर नहीं डालूंगी. क्योंकि एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में ये देखा गया था, 2018 की रिसर्च है ये, उस रिसर्च में देखा गया था
kids who are engaged in more free play, open-ended plays, are more creative. दे उनकी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर फार बेटर देन किड्स हु आर ओवरली ऑक्यूपाइड, कि जिनको हमने स्विमिंग में भी डाला है, फोनिक्स क्लास भी ले रहे हैं, लैंग्वेजेस भी सीख ली हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपने डाला है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ब्रेन को अपने आप एक्सप्लोर करने का आपने चांस नहीं दिया, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का चांस नहीं दिया. तो जब बच्चा एक ओपन एंडेड प्लेज में एंगेज होता है तो वहाँ वो अपने आप एक चीज़ हिट एंड ट्राई मेथड करते हैं, राइट, ज़्यादा यूज़ करते हैं. एक चीज़ चली नहीं चली, कुछ और किया, प्रेशर कम फील हो रहा होता है. जब आप बैक टू बैक क्लासेस में भेजते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि, तो इसलिए ब्रेन को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. सो आई फील एब्सोल्युटली ओपन एंडेड प्लेज, फ्री प्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. And also in this very heavily tech driven life that we lead, राइट. बच्चों के लिए कुछ नॉन डिजिटल प्ले क्या हो सकता है, और some learning activities that you suggest? सी नॉन डिजिटल विल बी टू थिंग्स. एक जैसे हम सेंसरी प्ले की बात करते हैं, सेंसरी प्ले होते हैं जिसमें बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं, राइस से खेल रहे हैं, या किचन सेट है तो उसमें आपने कुछ और खाने का सामान डाल दिया जिससे वो प्ले कर रहे हैं. सो सेंसरी प्ले इज समथिंग जिसमें वो अपने सेंसेस यूज़ करके, इट्स अ मीन ऑफ प्लेइंग, राइट. तो अब वहाँ पे सेंसरी प्ले डज नॉट नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड. आपने एक बड़ा सा टब में उनको कुछ कुछ डाल के दे दिया, मिट्टी डाल के दे दी, सैंड डाल के दे दिया, दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर आवर्स. आपने साथ में कुछ कंटेनर्स दे दिए, छन्नी दे दी, स्पून दे दी, सो दे आर जस्ट प्लेइंग विद इट, राइट. तो वो एक सेंसरी प्ले होता है क्योंकि उससे बच्चों का नर्वस सिस्टम काम होता है. इट्स अ ग्रेट टूल टू रेगुलेट देयर नर्वस सिस्टम. सेकेंड वुड बी ओपन एंडेड प्लेज. इंस्टेड कि हम उन्हें पजल ला के दें, पजल इज गुड बट पजल इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड प्ले. पजल को आपका 2 पीस है तो आपको पता है कि आपस में ही जुड़ेंगे, और क्या हो सकता है इससे, कुछ नहीं. ओपन एंडेड प्ले होते हैं मैग्नेटाइल्स या फिर ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेगोज, दीज आर ओपन एंडेड प्लेज. या फिर जो रोल प्लेइंग के टॉयज होते हैं, किचन सेट हो गए, डॉक्टर हो गया, दीज आर ऑल ओपन एंडेड. इससे बच्चा कुछ भी करेगा, तो वो चीज़ों में ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं. And thank you for suggesting that. I think it's a good tip for all of us. There is so much social media around, and just like adults, kids are also getting a lot of screen time towards it, and they're reading a lot of things, Right. watching a lot of things, right? And it does affect them psychologically because maybe they are looking at things that they don't understand, राइट. right? So how should parents deal with that overload of information that they're getting? या आई फील बेसिकली वहाँ पे हमें बाउंड्री, जैसे हम बोलते हैं, क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है Adolescence, एडोलेसेंस, राइट. yeah. यू सीन दैट? Yeah, I've seen that, yeah. ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, आई मीन इट्स अ ग्रेट सीरीज. एंड कैसे एक बच्चे की लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बहुत बहुत अमेजिंग है. एंड आई फील एज पेरेंट्स, टिल योर चाइल्ड टर्न्स 18, you are their guardian and you have to take the things in your hand. बाउंड्रीज सेट करनी है. फोन्स शुड बी केप्ट, ऑलवेज केप्ट इन कॉमन प्लेस. बच्चे के रूम में फोन्स नहीं रखे होने, उनके ड्रॉर में, उनके पिलो के नीचे. दोज आर नॉट द प्लेसेस एंड यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू देम कि हमारे एक कॉमन ड्रॉर है, वहाँ पे सबके फोन्स होंगे. आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपका फ़ोन है, थोड़ा उनको मॉडल करके भी दिखाना है कि फूड टाइम है, डिनर टाइम है, तो हमारे फोन्स ड्रॉर में जा रहे हैं. एंड ड्रॉर में जाने का मतलब ये है कि इन फोन्स की एक्सेस सबके पास है. यू आर नॉट एन अडल्ट कि आपका प्राइवेट, जैसे प्रिवेसी बोलते हैं बच्चे, प्रिवेसी चाहिए. इट्स माई फोन, आप चेक नहीं कर सकते. नो, मैं चेक कर सकती हूँ क्योंकि आप अभी भी बच्चे हो, राइट. टिल 18 आई हैव ऑल द राइट्स टू डू दैट एंड आई एम डूइंग दैट टू प्रोटेक्ट यू, नॉट बिकॉज आई डाउट यू बट बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू. तो फोन्स कॉमन जगह पे होंगे जहाँ पे हम कभी भी आपका फ़ोन चेक कर सकते हैं. रात को इतने बजे के बाद फ़ोन अंदर नहीं ले जाना. ऑल्दो टीनेजर्स हैं, वो स्नीक इन तो करेंगे ही करेंगे, बट देन अगेन कई पेरेंट्स आते हैं कि मैम हम चेक कैसे कर सकते हैं. बच्चा तो यही बोलेगा कि आप मेरी प्रिवेसी इन्वेड कर रहे हो. बट टेल देम वेरी क्लियरली कि प्रिवेसी वाली चीज़ अभी तो नहीं आएगी. डोर्स आपने, ठीक है, डोर बंद रखना है, डोर लॉक नहीं रखना है, सो दैट इवन इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन या फिर आप किसी से चैट कर रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि इतनी भी प्रिवेसी नहीं मिली है कि आई कैन डू एनी थिंग. आई विल टेल यू अ केस. मेरे पास एक पेरेंट आई थी, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा वेरी गुड चाइल्ड, वेरी गुड स्कूल,
बड़ा जो भाई था एक्सेलेंट इन स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, छोटा जो भाई था वॉज इन्वॉल्व इन, उन्होंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था, इंस्टाग्राम पे वो फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स को लाइक फेस चेंज करके और अच्छा, पूरा वो हाँ। चेंज करके एक इंस्टाग्राम पे पेज बना के उस पर अपलोड कर रहे थे. सो ये चीज़ स्कूल में उन्होंने ढूंढी एंड दे सेड दे सॉ दैट Yeah, एंड yeah. शी वाज क्राइंग एंड शी सेड कि हाउ कैन ही डू दैट यू नो. एंड वही उनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि कैसे वो लोग फोटोज़ निकाल रहे हैं और ये चीज़ कैसे कर रहे हैं. लाइक इट्स पहली चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सीख ली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी उनको आ गई है, बट उसका अच्छा यूज़ करने की जगह नेगेटिव यूज़ हो रहा है. सो शी सेड कि मैंने कहा पहली बात इंस्टाग्राम पे भी वो गए कैसे. Right. तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने उनका अकाउंट बनाया था, उन्हें अपनी पिक्चर्स सेव करनी थी, तो हमने कहा दिस इज़ अ गुड वे टू यू कैन अपलोड योर फोटोज़, और हमने प्राइवेट कर दिया था उनका अकाउंट. सो सी जितनी जल्दी आप उनको, हम एक्साइटमेंट की वजह से ना हम ही उनके दरवाजे खोल देते हैं कभी कभी. हमें लगता है कि इतना ही करेंगे, बट अब जनरेशन हमसे 20 कदम आगे सोचती है, आगे चलती है. तो अगर आपको ही बाउंड्री सेट करनी है कि इसके आगे चीज़ें नहीं होंगी. सी फोन्स आर समथिंग जो आपको बच्चों को देने पड़ेंगे क्योंकि वो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ ओके, व्हाट आर द रूल्स ऑफ यूजिंग द फोन, लैपटॉप एंड बीइंग ऑन सोशल मीडिया. And also, since you mentioned Adolescence, that series that's on Netflix, what I got from it that it affects the self-esteem of a child A lot. incredibly. Yes. So how does this ferment in a child's mind? Yeah. So see, on social media, everything is filtered. It's all about happy pictures, what he was actually trying to. So बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि सोशल मीडिया पे जो एक आ रही है चीज़, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ पर्सन's लाइफ. उनको लगता है कि यही लाइफ ट्रू है. अब वो उस कंपैरिजन में अपनी लाइफ भी बहुत एस्थेटिक और बहुत हैप्पी बनाने की कोशिश करते हैं. तो वो उस कंपैरिजन जो पहले हमारे टाइम तक शायद सिर्फ फिजिकली होता था, हमें दिखती थी कि अच्छा बच्चा एक न्यू बैग लाया तो हमें होता था अच्छा हम भी देखें. आज वो चीज़ें उससे परे हो चुकी हैं. अब क्या होता है कि अच्छा उसकी बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट हुई, उसने फोटोज़ डाली हैं, वो यहाँ घूम रहा है, उसने फोटोज़ डाली है, उसकी फैमिली देखो कितना इंजॉय कर रही है. प्रॉब्ली दे जस्ट मेट एंड दे क्लिक द पिक्चर एंड दे पुट ऑन सोशल मीडिया. बट अब जो यहाँ बच्चा बैठा है वो सोच रहा है कि मेरे आसपास तो मेरी फैमिली भी है ही नहीं, हम लोग तो इतना फन नहीं करते. सो एक कंपैरिजन, एक कांस्टेंट कंपैरिजन होता है. गर्लफ्रेंड बन गई, उसके साथ फोटोज डाल रहे हैं, वो मैं तो बहुत पीछे रह गया या मैं तो बहुत पीछे रह गई. सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ एक फिल्टर्ड फेज, एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ आ रहा है विच इज़ नॉट रियल. तो उनको रियल और रील में फ़र्क मुझे लगता है नहीं समझ में आता. इसकी वजह से उनका एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम शूट ड्रॉप होता है एंड दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस. इनफैक्ट दैट सीरीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसमें मेजरली यही दिखाया है. Exactly. And to be honest, मुझे यही फील होता है that people just look at, not just kids but even adults would just look at one perspective and forget about the other things that happen in life. True, right? Because ऐसा तो है नहीं कि कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है पूरी लाइफ. Correct. And sometimes what happens is that, and this is a discussion I've had with other parents, and I'm also a parent, and other teachers and everybody. So you have to make sure that your child is disciplined, right, and does what is supposed to be done, but also have to make that child independent. Right. उनकी अपनी independent thought develop हो, सही गलत में फ़र्क करना सीखें, right? Because they might have to take some decisions on their own in life, right? So how do you maintain that balance? So जब हम बात करते हैं कि उनको सही गलत की, हम ना अब जो पेरेंटिंग सीखते हैं, जो हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ ना, आप उसको गाइड कर सकते हो बट आप उसकी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते. और ये बहुत छोटे एज से स्टार्ट करना है. अब डिसीजन में मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल भी वो अपना चूज़ करेंगे, वो नहीं है मेरा मतलब है. मेरा मतलब है छोटे छोटे डिसीजन कि मेरा बच्चा को मैंने डांस में डाला, उसको डांस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, डजंट मीन कि मैं फोर्स करूँगी. दैट्स देयर चॉइस. नहीं इंटरेस्ट आ रहा, लीव इट. देन यही बच्चे थोड़े से और बड़े होते हैं, उनको एकेडमिक में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है. सी एज अ पेरेंट यू कैन नॉट, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं उनकी लाइफ ना पूरी सेट करके जाऊँ. पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता है कि हम एकेडमिकली उसको एक्सेल कराएं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी करा दें,
आगे भी उसका कॉलेज भी चूज़ करा दिया, अब उसकी लाइफ ना सेट होगी, जॉब भी लगवा देते हैं, तो हमने उसका फ्यूचर सिक्योर कर दिया है। पॉइंट इज आप उसका फ्यूचर नहीं सिक्योर कर सकते। जितने अर्ली स्टेज पे वो अपने डिसीजंस खुद लेना सीखेंगे उतना बेटर वो लेटर ऑन डिसीजंस ले पाएंगे। सो एक और छोटा सा केस एग्जांपल, एक पेरेंट जिनका बच्चा वाज 13 ईयर ओल्ड, शी कॉट हर सन स्मोकिंग वीड, Oh, या yeah. राइट, एंड शी इन बिफोर उनसे बात करे, बच्चे को पूछें कि क्यों ऐसा किया, शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि वी नीड अ सेशन, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने उसको पकड़ लिया ना, आई डोंट इवन नो कि मैं कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूँ। सो देन शी टोल्ड मी कि बहुत टाइम से वो क्यूरियोसिटी दिखा रहा था, एंड प्रॉबली मैंने बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिव बोला, क्या किया मुझे नहीं पता, बट ही ग्रू मोर क्लोजर एंड बहुत फैसिनेट हो गया वो उसकी तरफ। सो सी, अब यही चीज़ हो रही है कि हम इस वर्ल्ड में आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद लें। अगर आप उनके लिए डिसीजन लेंगे कि ये फ्रेंड्स के साथ मिलो, ये अच्छे हैं पढ़ने में, फैमिलीज अच्छी हैं, ये तुम्हें अच्छी जगह लेके जाएंगे, या फिर इन फ्रेंड्स को अवॉइड करो, तो अब क्या होता है, डिसीजन बच्चा हर चीज़ में आप पे रिलाई करेगा, और जहाँ आप नहीं होगे वहाँ उसकी डिसीजन मेकिंग बड़ी पुअर होगी, जो इस केस में हुआ। अब यहीं पे अगर बच्चा ये जानता होता, सिंपल चीज़, ये चीज़ होती है, तुम्हें मिलेगी अपने आसपास, इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, इसके ये नेगेटिव्स हैं। प्रोज बहुत टेम्पररी होंगे कि तुम्हें बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, लॉन्ग टर्म नेगेटिव ये होंगे। बस आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है एंड आपने छोड़ दिया है। यही अगर आप धमका रहे हो, अगर मैंने तेरे पास कभी ये देख लिया ना तो तू देखना, तो अब इसमें क्या हुआ, बच्चा बड़ा फैसिनेट हो गया है। दिस इज समथिंग जिससे पेरेंट्स मुझे बहुत ही दूर करना चाहते हैं। लेट मी गिव इट अ ट्राई। सो डिसीजन मेकिंग आपको उन पे छोड़नी है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि अगर वो अनकंडीशनल सपोर्ट आपसे नहीं मिला तो वो कहीं बाहर से लेंगे। अगर वो बच्चे क्यूरियस हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, मान लीजिए वीड को लेके क्यूरियस हो रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, सो उसको हश करके ख़त्म नहीं करना टॉपिक, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी निकलेगी। आप नहीं आंसर करोगे तो वो गलत जगह जाके क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ उन्हें गलत गाइडेंस मिलेगी। सो डिसीजन मेकिंग उनकी होनी चाहिए, आपका काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोज एंड कॉन्स। एंड स्पेशली जब बच्चे टीनेज ईयर्स में आ रहे होते हैं, राइट, तो रेबेलियन थोड़ा सा फैशनेबल हो जाता है ना उनके लिए, राइट? सो उस चीज को पॉजिटिवली कैसे मैनेज करना चाहिए? बिकॉज इफ यू वांट टू क्वेल इट, देन द रेवोल्यूशन बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? करेक्ट। सो हाउ डू यू मैनेज इट इफेक्टिवली? राइट, सी एक बहुत कॉमन चीज़ है टॉडलर और टीनेजर में, उनकी जो इड होती है ना वो बहुत हाई होती है। हमारी इड होती है जिसमें इम्पल्स बहुत पीक पे होती है, इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं। आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, ये एक टॉडलर भी बोलेगा, और टीनेजर ने भी अगर एक चीज़ देख लिया तो उसको चाहिए तो चाहिए। दोनों में एक चीज़ और कॉमन होती है, द मोर यू वैलिडेट देम द मोर कनेक्टेड दे विल फील विद यू। आपने अगर एक टीनेजर ने बोला मुझे एक फ़ोन चाहिए, आप मुझे फ़ोन दिला दो, या लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप दिला दो, जहाँ पे आपने बोला कि नहीं अभी नहीं होगा, वहाँ पे क्या होता है, उनको ये चीज़ एज अ वॉर दिखाई देती है। दे विल सी यू एज समवन अटैकिंग ऑन देम। तो जहाँ वो एज एन अटैक देखेंगे तो वो फाइट करेंगे, रिबेल करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप वैलिडेट करोगे कि आई नो कि अभी आपको लैपटॉप और फ़ोन की बहुत ज़रूरत है, हमें पता नहीं आप अभी तक मैनेज कैसे कर रहे थे, इट्स सो वेल ऑफ यू टू मैनेज अभी तक जैसे आपने सब किया है, यहाँ आपने वैलिडेट कर दिया। एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट प्लानिंग टू बाई योर फोन, या फिर शायद हम इतने पीरियड ऑफ टाइम के बाद वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो जो आपने वैलिडेट करके कॉन्सिक्वेंस रखा कि ये डिसीजन रखा कि फ़ोन मिलेगा लेकिन इतने टाइम बाद, और स्ट्रेट नो नहीं किया। टीनेजर्स को स्ट्रेट नो तो पसंद ही नहीं है। व्हेन दे आर आस्किंग फॉर समथिंग, नो बोला तो मतलब फाइट बैंग ऑन स्टार्ट हो गया। वो नहीं करना, वैलिडेशन देनी है, उनकी रिक्वेस्ट को वैल्यू देनी है, और उसके बाद अपना टाइम पीरियड रखना है कि मैं इतने टाइम बाद या इतने टाइम बाद वी कैन talk about it. You know what happens is in parenting, even parents get into this tussle. Right. That one parent's style is a little different from the other parent, Correct, right? correct. So how can people come to a common ground? Yeah. So first of all, even if your parenting styles are different than each other, you need to respect them, those styles, those decisions in front of the child. अगर आज फादर ने बोला है कि ठीक है स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, सो मदर इज़ नॉट सपोज टू से कि नहीं ये नहीं करना, डिसमिस नहीं करना है। यू कैन ऑलवेज डू द डिस्कशन पार्ट प्रॉब्ली व्हेन द किड्स आर अस्लीप और इन अ सेपरेट रूम, बट एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना है।
And while your techniques may be different, your goal is definitely the same, right? कई टर्म्स में अगर आपको लगता है कि मिसकम्युनिकेशन या फिर डिसीजंस हमारे इतने अलग हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू गो टू अ काउंसलर कि पुट योर पॉइंट्स आउट. एंड बिकॉज जहाँ पे आपने जैसे जब बोला कि अलग स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग होते हैं, तो जनरली बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर होते हैं कि है ना, मदर बोलती है या फादर बोलता है शुगर नहीं देनी, मदर कहती है अरे थोड़ा सा खाने दो. सो दीज आर ऑल वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स. बट जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं ऑन आर चॉइसेस ऑफ पेरेंटिंग, it is always a good idea to go for 1 or 2 sessions to come to a common ground. और एक दूसरे सबसे एक चीज़ तो बहुत कॉमन रखनी है, एक कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट एज पेरेंट्स करनी है, तभी बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा. और दूसरी चीज़ कि अगर आपको लग रहा है आपको वार्निंग साइन दिख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग गए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे, तो इट्स ऑलवेज देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग फॉर अ काउंसलिंग सेशन, और वहाँ से आपको मेथड निकाल दिया जाएगा और आपका थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू. बिकॉज पेरेंट्स पे भी ना बहुत प्रेशर होता है ना हाँ, कि वी हैव बिल्कुल. टू बी गुड Correct. पेरेंट्स. करेक्ट. So, in your experience of so many years of coaching people, what is, if not the definition, like what are some of the features of being a good parent? A good parent. Yeah. See, I think no parent is good or bad parent. Yeah. हर पेरेंट अपनी तरफ से 100% ट्राई कर रहा है. कभी कभी कुछ पेरेंट्स एफर्ट तो 100% डाल रहे हैं, पर ऐसी जगह पे डाल रहे होते हैं जहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास टेक्निक्स नहीं है. सो आई फील देयर इज नो गुड और बैड पेरेंट, बट डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज बी अ बेटर पेरेंट टू लर्न बेटर टेक्निक्स. अभी आज के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत ईजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू वीडियोज़. तो वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसको यूज़ करिए. अगर आपको लगता है कोई चीज़ से आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर करने की जगह या उसको दबाने की जगह इट्स ऑलवेज गुड टू रिजॉल्व इट फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. So, इसमें भी ट्रेंड और अनट्रेंड वाली बात बिल्कुल है, right? बिल्कुल राइट. And in these days, of course, it's no secret that both parents are working, and if the child does something which is inappropriate, the reaction is शायद हम दोनों ने टाइम नहीं दिया बच्चे को, इसलिए Yeah. बच्चा बिगड़ गया है Yeah. या कुछ गलत कर रहा है, and then parents go into this guilt, right? How do you manage that, or is it really fair to blame yourself? See, I always say क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. अगर आपको एंड ऑफ द डे बच्चे के साथ सिर्फ 15 मिनट्स भी स्पेंड करने को मिल रहे हैं, make those 15 minutes count. Put your phones away, screens away, office work, stress, discussions away. Those 15 minutes should be power packed 15 minutes that you are with them, playing, doing things what they want to do with you. And instead of your baggage, putting on your baggage कि घर में इतना काम, ऑफिस में इतना काम, let me finish this first. Give them undivided 15 minutes a day. और शुरू के सुबह के 15 मिनट्स और उनके बेड टाइम से के 15 मिनट्स अगर आप ये उन्हें दे पा रहे हैं, तो वो पूरे दिन आप उनके साथ हो या नहीं हो, वो इतना मैटर नहीं करता. देयर आर मदर्स जो शायद पूरा दिन घर में होंगी उनके साथ, बात इतना फ्रस्ट्रेट होंगी कि वो हाथ में पूरा टाइम फ़ोन है, बच्चे के साथ तो हम बैठे हैं बट प्रेजेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड बहुत है, तो इन्वॉल्व नहीं है बट प्रेजेंट है. तो इसलिए वो इन्वॉल्वमेंट का मतलब वो प्रेजेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो अगर आप 15 मिनट सुबह के जब बच्चा उठता है वो उसको अच्छे से दे दे अनडिवाइडेड, और 15 मिनट्स बिफोर बेड, यू आर डन, डोंट वरी देन. And the role of the grandparents, right? In some households, in some families, they have grandparents. Right. What is their role, right? And because they're coming from a different time and a different experience, and Correct. some of it might not be relevant any longer, Right. or have become more relevant now. So, what is their role now? आई फील पहले जो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल होता था इट वॉज मोर प्रोएक्टिव, क्योंकि ये माना जाता था कि बच्चे हुए हैं, दादा दादी जनरली उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे, राइट. आज के टाइम में आई फील ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर एक्टिव विद देयर लाइव्स ऑल्सो, क्योंकि मोस्टली ग्रैंड पेरेंट्स आर वर्किंग, दे हैव देयर ओन सोशल सर्कल्स. फिर दूसरी चीज़ ये हुई है कि अब पेरेंटिंग टेक्निक अलग हो चुकी है, बहुत अलग हो गई है. सो वो एक गैप आ गया है.
तो दे डोंट वांट टू, कहीं कहीं वो जो गैप की वजह से होता है वो इतना अच्छे से मिंगल अप नहीं कर पाते बच्चों के साथ, क्योंकि जो हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स नीड टू कॉन्स्टेंटली evolve according to the latest researches, जेंटल पेरेंटिंग, और तो वो उनके टाइम की पेरेंटिंग से बहुत अलग है. तो कहीं ना कहीं वो जो गैप है ना उसको ब्रिज करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम आई फील उनका टाइम, उनकी स्टोरीज, अगर शायद वो बैठ के सिर्फ अपने पास्ट की कोई स्टोरीज बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हमने ऐसा किया था, सो आई फील कि वो स्टोरीज ही बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग होती हैं. वो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लाइक माई मदर इन लॉ ड्यूरिंग मेरे बच्चों के बेड टाइम के टाइम पे अपनी एक वेडिंग की स्टोरी सुनाते हैं और मेरे बच्चों को वो याद हो गई है. स्टिल दे वांट कि जब भी दादी आएंगी वो अपनी वेडिंग स्टोरी सुनाएंगी. तो वो मुझे लगता है कि एंड दे लुक फॉरवर्ड टू इट कि वो सुनाएंगी. सो आई फील उनके लिए वो एक मोमेंट क्रिएट करना, वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट. उसके लिए उन्हें शायद टेक्निक्स लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या हमारे वो गैप जंप करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अभी की पेरेंटिंग सीखनी है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी भी हैं, लाइक हमारे रिलीजन के बारे में बताना, हमारे कस्टम्स सिखाना. दिस इज समथिंग जिससे हम थोड़ा दूर हैं अभी बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस्ड लाइफ जो हमारी है, बट दे आर मोर क्लोजर टू इट. तो प्रॉब्ली वो जोड़ने का, कनेक्शन का तरीका वो है, पुरानी स्टोरीज, कल्चर्स, उसके बारे में सिखाने का तरीका वो है. एंड घर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बच्चों की लाइफ में आज भी बहुत क्रूशियल है, स्पेशली क्योंकि पेरेंट्स आजकल वर्किंग हैं, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. सो इवन इन दोज हाउस होल्ड्स जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, आई फील जैसे मैंने बोला 15 मिनट दिन का पेरेंट्स बिताएं, उसी तरह से अगर पॉसिबल हो 15 मिनट्स ग्रैंड पेरेंट्स बिताएं. चाहे वो बुक रीडिंग करा रहे हैं, स्टोरी नरेशन कर रहे हैं, बच्चों की राइम्स सुन रहे हैं, पोएम्स सुन रहे हैं, बट दैट कनेक्शन इज स्टिल इम्पॉर्टेंट. And since you've also worked with neurodivergent kids, what are some of those symptoms जो बहुत अर्ली एज में दिख जाते हैं कि स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकता है या ऑटिज्म हो सकता है या ऐसे कोई राइट, रेड फ्लैग्स जो हो राइट. सकते हैं? सो सी एट 6 मंथ तक अगर बच्चे को आई कांटेक्ट नहीं आ रहा है, 4 मंथ वैसे बोला जाता है कि आई कांटेक्ट बच्चा दे नहीं रहा, तो दैट्स अ रेड फ्लैग. 1 ईयर की एज तक बच्चे के 10 वर्ड्स निकलने चाहिए. अगर वो 10 वर्ड्स नहीं आ रहे, जनरली लोग क्या कहते हैं कि इवन पीडियाट्रिशियंस से कि कोई बात नहीं, पापा ने लेट बोला है तो बच्चा लेट बोलेगा. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स गो, क्योंकि कभी कभी जितना लेट आइडेंटिफाई होता है इंटरवेंशन उतना टफ हो जाता है. सो अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज बाकी बच्चों से ज़्यादा लेट है, नहीं अभी बोला नहीं है, प्रॉबेबली घर वाले लेट बोले, नहीं, अगर लग रहा है कि इसके एज के बाकी बच्चों से थोड़ा लेट है, गो टू एन एक्सपर्ट. एक्सपर्ट के केस में किसके पास जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है लैंग्वेज रिलेटेड कोई इशू है, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल एक्सपर्ट. और अगर आपको लगता है कि बच्चा की स्पीच थोड़ी स्लर्ड है, हकला रहा है, तुतला रहा है, कोई वर्ड्स हैं जो उसके नहीं डेवलप हुए हैं, गो टू अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट. या उसके बाद अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन की अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जो आपकी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही. अब ऑटिज्म में बच्चे फीलिंग्स फील तो कर रहे हैं लेकिन उनका एक्सप्रेशन वाला पार्ट नहीं हो पाता, राइट. तो वहाँ पे जैसे सिंपल सी चीज़ है कि अगर आसपास किसी को चोट लगी है तो ये बच्चा बैठ के उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जिस चीज़ में इनग्रॉस्ड है उसी में रहेगा, बाकी बच्चों के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, फिक्सेट हो जाते हैं, कार के व्हील से फिक्सेट है तो उसी से होंगे, फ़ैन को देख रहे हैं तो फ़ैन को ही देखने में होंगे. तो अगर ऐसे फिक्सेटेड हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, सेंसरी स्टिमुलेशन उनको बहुत हाइपो सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है कि टच या तो बिल्कुल पसंद नहीं है, टच नहीं करना, किसी का भी टच नहीं पसंद, या फिर बहुत ज़्यादा सीख करते हैं, हाथ ले लेके अपने फेस पर लगाएंगे, प्रेस करते रहेंगे या आपका ऐसे दबाते रहेंगे, ये सारे सिम्टम्स हैं. सो दैट मीन्स द चाइल्ड नीड्स अ सेंसरी इवैल्यूएशन कि कहाँ पे डिले है या फिर एक्सेस क्यों हो रहा है. दीज आर ऑल सम अर्ली साइंस. और डाउट अगर 1% भी आपके मन में आ रहा है ना, गो फॉर एन इवैल्यूएशन, क्योंकि ये मैंने देखा है कि कई बार टाइमली इवैल्यूएशन से आप
चीज़ों को ट्रैक पे ला सकते हो, बट यही सोच के कि चलो हम 6 महीना और वेट करते हैं या हम साल और देख लेते हैं, ये 6 महीना भी बहुत हैवी पड़ जाते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है नेचुरली, वो डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ रुक गया है। अब उसको हम कवर करने के लिए कितनी भी थेरेपी में एफर्ट डाल लें, वो उतना ही टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो डिले हमेशा रहेगा वहाँ। सो अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट इंटरवेंशन। Samiksha, thank you for guiding us so much. Thank you. But this is not the end. Yeah. I just wanted to do a quick rapid fire with you, right? Jahan pe I will ask you some questions and you give me some like quick answers, right? Okay. So first question: one parenting myth you wish people would stop believing. Comparing themselves with other parents and their child with other children. Okay. 3 words that describe you as a mom. Fun, patient, and gentle. Okay. The funniest parenting moment you've experienced with your twins. Funniest. Yeah. So my kids were fighting one day. I had no house help. And I was like very overstimulated, and they were fighting, yelling, and doing stuff. There was nobody at home. I turned off the cameras, and so they were on the bed. पूरी bedsheet हिल चुकी है. And I was like, I can't stop them right now because they were having a very good time. I got in the bed with them. मैंने music तेज किया, and I started just going with the flow कि मैंने भी डांस कर लिया, मैंने भी उनके साथ पिलो फाइट स्टार्ट कर दी, because I knew कि मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल तो कर नहीं सकती, why not join the fun with them. So I think that was a funny moment. And a piece of advice that you got from your parents that stuck with you. Piece of advice. I think have no expectations, because my mother definitely never said it clearly to me that you got no responsibilities, like you don't have to worry about me. She always said that, and she said कि मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि क्यों इसका क्या वैल्यू है, कि जब आप अपने बच्चों को बड़ा करते हो, हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम कि मैंने पढ़ाई में करा रही हूँ तो उसके 100% आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखो. आज वो बच्चा स्कूल में गया है तो वो फ्रेंड्स मुझसे पूछ के बनाएगा, नो एक्सपेक्टेशंस. अब वो बड़ा बच्चा हो गया, उसकी शादी हो गई, तो वो मुझे पे बैक करेगा. नो, यू डिड योर पार्ट बिकॉज दैट वॉज you wanting to do that. The child never asked for all that, right? Yeah. So usko keep doing it because you want to do it, not because you want कि इसका हमें फल मिलेगा. And one self-care ritual that you swear as a mom. Go out, like once a day, go out, because nature is very important for you. It's the biggest regulator for your nervous system. So go out barefoot, walk on grass, or just feel the sun. It's also important for your sleep. So that is something that I make sure I do. अगर मैं चाहे सिर्फ 10 minutes या 15 minutes के लिए भी जा रही हूँ, और 15 minutes walk छत पे या बाहर is very important for me. Right. And if you could change one thing about modern parenting, what would that be? Less of comparison, I think. Because of social media and everything, comparison बहुत ज़्यादा हो गया है. We are in a race. Or we think everything will be perfect, but it won't. You will make some mistakes. Your child will make mistakes. Just accept it and take things. वो pressure थोड़ा सा कम. The rapid fire is now over. But Where's my hamper? There will be one. There will be one later on. Also, before we let you go, there are a couple of questions that I want, or I would request you to advise parents on with your experience. When you realize that you need some support, what should that parent do? Go to an expert. And by expert, I mean legit expert, not influencers. Because there are parents who go to influencers seeking for advice, who are not even certified in parent coaching or child development, but they are just there as mom bloggers. So parent go and book sessions with them. So go to an actual expert and keep out all the things that are on your mind truthfully, because the more truthful you are in your sessions, the better the results are going to be. Yeah. And how does one figure out that this is a legit expert? Like their qualification. So every expert will have that written on their profile, that certified parenting expert, or a psychologist,
or a coach. So it will be written there. So, or even before booking a session, it's always good to ask about a person's qualification. All right. And few practical tips for our, overwhelmed parents that we are these days. Self care, regulating yourself before you regulate your child, and connection before correction. So before you correct your child, first validate and connect with them. फिर बताना है कि ये गलत हुआ था, इसको ऐसे करना है. Right. So thank you very much, Samiksha, Thank you. for coming to the podcast. It was a wonderful discussion. Yeah, for me especially, and I hope we will have another opportunity to invite you back. Thank you. And till then, we'll have to say goodbye Yeah. to you and the audience. And hopefully, you enjoyed this. And do send us your questions if you have any, and we'll send it to Samiksha. Thank you. Thank you so much. Thank you.